फेलियर डजेंट मीन द गेम इज़ ओवर, इट मीन्स ट्राई अगेन विथ एक्सपीरियंस। तो अगर आपको किसी कार्य में सफलता मिली है तो इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया और आप वो काम करना ही छोड़ दें, बल्कि आपको जो असफलता मिली है उससे सीख लीजिए, उससे एक्सपीरियंस लीजिए और दोबारा और भी ज़्यादा मेहनत के साथ शुरू कीजिए कार्य को। तो इसी थॉट के साथ स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 6 सितंबर 2020 और आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, और लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कल का कुछ रिवीजन। पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में एस कृष्णन की नियुक्ति को मंजूरी मिली। एम वीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक बनी। जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता शुरू की है। भारत नवंबर 2020 में एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हाल ही में सिक्किम में पंग लबसोर उत्सव मनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में मुरली रामकृष्णन की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया। महाराष्ट्र सरकार ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विनोद कुमार रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ के रूप में नियुक्त हुए। हाल ही में सऊदी अरब ने G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। भारत के पी इंडियन ने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। पोप फ्रांसिस दिसंबर 2020 में लेटेस्ट ड्रीम पुस्तक का विमोचन करेंगे। और भारत और रूस ने AK-203 राइफल के विनिर्माण पर हस्ताक्षर किए। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीट। किस देश ने 5वें ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। तो अभी हाल ही में 5th ब्रिक्स कल्चर्स मिनिस्टर की मीटिंग हुई और इसकी मेज़बानी की रशिया ने। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th रशिया। तो इस मीटिंग में जो ब्रिक्स की 5 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो पांचों कंट्रीज़ के कल्चर मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया और भारत की तरफ से वहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट करने गए जो इंडिया के कल्चर और टूरिज़्म मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, और इस मीटिंग की अध्यक्षता की रशिया ने। तो भारत ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए एक डिजिटल ऑनलाइन एग्जीबिशन को होस्ट करना चाहता है और उसी के लिए अलग अलग टाइप के ऑप्शन ढूंढने के लिए इस मीटिंग में चर्चाएं की गई। तो 2021 में जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है यानी अध्यक्षता आएगी भारत के पास, और 2021 में इंडिया प्लान कर रहा है एक लाइब्रेरी ओपन करने का, जिसमें जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं तो उनसे रिलेटेड हिस्ट्री और उनके कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसके अलावा जो ब्रिक्स कंट्रीज़ द्वारा बुक्स गिफ्ट की गई हैं अलग अलग टाइम पे, तो उनके बारे में भी डिस्प्ले कराया जाएगा। और जो न्यू दिल्ली का द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, वहाँ पे अभी हाल ही में एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराएगा इंडिया, जिसका नाम है बॉन्डिंग रीजन्स एंड इमेजिंग कल्चरल सिनर्जीज़। और इस गैलरीज में लगभग 100 से भी ज़्यादा जो कलाएं हैं वो प्रदर्शित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया। क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में राज श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में। इसके अलावा जो शंभू एस कुमारन हैं, इन्हें अभी हाल ही में माइक्रोनेशिया और माइक्रोनेशिया के साथ ही पलाऊ, तो इन 2 देशों में भारत के राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है हाल ही में। उसके अलावा जो विधु पी नायर हैं, इन्हें अभी हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, और जो रामकरण वर्मा जी हैं, इन्हें अभी हाल ही में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्रोएशिया की कैपिटल है जाग्रेब, करेंसी है क्रोएशियन कूना और प्रेसिडेंट हैं क्रोएशिया के जोरान मिलानोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच PSU हैज़ वॉन द AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020। किस PSU ने AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता है। तो अभी हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि NTPC ने जीता है इस साल का AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम। तो NTPC एक सेंट्रल PSU है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में काम करती है, और इसी ने अभी हाल ही में जीता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का यानी AIMA का
चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम 2020, और ये एक तरह का सिमुलेशन गेम है। तो सबसे पहले सिमुलेशन क्या होता है ये देखते हैं। तो कोई भी प्रोसेस है, कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको रियल वर्ल्ड में कर रहे हैं, उसी तरह से जब आप सेम प्रोसेस को किसी सॉफ्टवेयर के अंदर में करेंगे तो वो जो सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोसेस होती है उसको सिमुलेशन बोला जाता है। तो ये एक तरह का सिमुलेशन गेम है जिसे हर साल कंडक्ट कराया जाता है, और इसमें जो भी एग्जीक्यूटिव पार्टिसिपेट करते हैं तो रियल वर्ल्ड में जैसे बिजनेस को रन करने के लिए क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कौन कौन सी स्किल काम आती हैं, तो ये सब जैसे रियल वर्ल्ड में करता है आदमी, डिसीजन मेकिंग करता है, उसी तरह इस सिमुलेशन गेम में भी करना पड़ता है सेम मैनर में। तो इसी टाइप का ये एक गेम है जिसमें 112 ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया, और उसी में अभी जीता है एनटीपीसी के वलूर की टीम ने। ओके, वलूर है तमिलनाडु में, तो एनटीपीसी के वलूर की टीम ने जीता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2020? किस राज्य ने नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में कर्नाटका सरकार ने नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी है। तो आपको पता है कर्नाटका जो है वो एक तरह का आईटी हब है, सबसे ज़्यादा आईटी इंडस्ट्रीज़ पूरे इंडिया में यहीं पे हैं, खासकर कर्नाटका के बेंगलोर में। तो यहाँ पे अब नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2020 लाई गई है। इससे जो आईटी सेक्टर है उसको और भी ज़्यादा मजबूत किया जाएगा कर्नाटका के, और ये पॉलिसी एग्जीक्यूट की जाएगी 2020 से 2025 तक के लिए, और इस पॉलिसी के आ जाने से 6 मिलियन नई जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा जो भारत का टारगेट है कि इंडिया एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, तो उसमें लगभग 30% का कंट्रीब्यूशन आईटी इंडस्ट्री द्वारा करवाया जाएगा कर्नाटका के, और इसीलिए ये पॉलिसी लॉन्च की गई है। इसके पहले बात करें तो 1997 में कर्नाटका भारत का पहला स्टेट था जिन्होंने आईटी पॉलिसी लाई थी सबसे पहले भारत में, और इससे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी मिली थी इंडस्ट्री में। और पूरे विश्व भर में जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं उनमें से लगभग 80% कंपनियां जो कि इंडिया में काम करती हैं, तो उनका रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर जो है वो कर्नाटका में ही है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजूभाई वाला, और कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी विथ इंडिया? भारत के साथ किस देश ने इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है? तो अभी हाल ही में जर्मनी ने लॉन्च किया है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी विथ इंडिया, यानी भारत के साथ। तो जर्मनी जो है अभी प्रेजेंट में यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट है, और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है जर्मनी, और जर्मनी ने ही अभी लॉन्च किया है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी भारत के साथ मिलकर। और इसको लॉन्च करने का मेन रीज़न है जो भी चाइना का हाल ही में बिहेवियर है, हाव भाव है, वो सही नहीं है, और इसीलिए इसे लॉन्च किया गया है। क्योंकि जो विदेशों से ट्रेड होता है तो उसका लगभग 90% जो है, यानी 90% ट्रेड विदेशों का वो सी के द्वारा ही होता है, यानी समुद्र से होता है, और उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंडियन और पैसिफिक ओशियन से होके जाता है। और जो पूरे विश्व भर का मैरीटाइम ट्रेड है उसका लगभग 25% यानी 1/4 हिस्सा जो है वो स्टेट ऑफ मलाका से होके जाता है, और लगभग डेली 2000 से ज़्यादा जहाज़ साउथ चाइना सी से इंडियन ओशियन तक गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। और क्योंकि अभी चाइना का बिहेवियर सही नहीं चल रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो जो ये मैरीटाइम रूट्स हैं तो इनमें ये काफ़ी इफ़ेक्ट पैदा करेगा चाइना, और इससे जो सप्लाई चेन है गुड्स का उसमें भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, खासकर कि यूरोप के लिए। और जो जर्मनी है, जर्मनी में लगभग लाखों की जॉब जो है वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे ही डिपेंडेंट है, इसलिए जर्मनी के लिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो मैरीटाइम रूट्स हैं इनकी सिक्योरिटी करे जर्मनी, इनकी सुरक्षा करे, ताकि उनका जो ट्रेड है और उनका जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कोई रुकावट ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी द इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल वोटर्स अवेयरनेस सेंटर विल बी सेटअप? किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में राजस्थान की कैपिटल जयपुर में भारत का सबसे पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र स्थापित किया जाएगा, और ये सेंटर जो जयपुर में खोला जाएगा ये 4 स्टेट्स को सर्व करेगा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश। और इस सेंटर में काफ़ी तरह के अवेयरनेस एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी मतदाताओं को लेके, और मतदान को लेके काफ़ी टाइप के अवेयरनेस फैलाए जाएंगे, जो सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम है उसके तहत। तो जयपुर कैपिटल है राजस्थान की, जयपुर को ही पिंक सिटी बोला जाता है,
और गवर्नर हैं राजस्थान के कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप टू डेवलप इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। भारतीय अंग्रेजी के उच्चारण को विकसित करने के लिए इंग्लिश प्रो ऐप किसने लॉन्च किया है। तभी हाल ही में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है ताकि जो इंडियन वर्जन है इंग्लिश का, यानी इंडियन इंग्लिश है, उसके प्रोनाउंसिएशन को डेवलप किया जा सके, और उस ऐप का नाम दिया गया है इंग्लिश प्रो। और इस ऐप को डेवलप किया गया है हैदराबाद की इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी यानी EFLU के द्वारा। और जिस इनिशिएटिव के अंडर में इस ऐप को लॉन्च किया गया है उस इनिशिएटिव का नाम है यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस ऐप की लॉन्चिंग वर्चुअली हुई है और इस मौके पे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन हैं संजय तमराव धतोरे जी, उन्होंने भी ज्वाइन किया यूनियन मिनिस्टर जी को, और साथ ही में जो UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर E सुरेश कुमार, ये भी शामिल थे वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज्ड स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की है। तभी हाल ही में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू जी, उन्होंने स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। तो ये रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है मोबाइल क्रेचेस के द्वारा, जो कि एक पॉलिसी एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत में जो यंग चाइल्ड्स हैं उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन किस स्टेज पे है, मतलब उनका स्वास्थ्य और जो उनका पोषण है वो किस लेवल पे है। और इस रिपोर्ट में कुछ खास बातें दर्शाई गई, जैसे कि पूरे भारत भर में लगभग 159 मिलियन चिल्ड्रेन हैं जिनकी एज 6 साल से कम है, और इसमें से लगभग 21% जो हैं वो अंडर नरिश्ड हैं यानी कुपोषण है। दूसरा 36% ऐसे हैं जो अंडर वेट हैं यानी जिनका वेट काफ़ी कम है एवरेज वेट से, और 38% ऐसे हैं इनमें से जिनके पास इम्यूनिटी नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार 8 स्टेट ऐसे हैं भारत में जिनका अगर पूरे इंडिया के एवरेज चाइल्ड डेवलपमेंट से कंपैरिजन किया जाए तो 8 स्टेट ऐसे हैं जो एवरेज से भी नीचे हैं, और वो 8 स्टेट्स हैं असम, राजस्थान, मेघालय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। और जो टॉप 5 स्टेट्स हैं जो कि अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट को और उनके स्वास्थ्य पे और उनके न्यूट्रिशन पे अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, तो वो 5 स्टेट हैं केरला, त्रिपुरा, गोवा, मिज़ोरम और तमिलनाडु। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार जो जनता है तो बच्चों के ऊपर जो खर्च कर रही है, स्पेंडिंग कर रही है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और ये जो बढ़ोतरी हुई है तो ज़्यादातर इसमें हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और प्रोटेक्शन सर्विसेज की तरफ ही हैं, यानी हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन एजुकेशन पे ही ज़्यादा खर्च बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ पास द बिल टू प्रोटेक्ट टेंजिबल हेरिटेज। मूर्त विरासत की रक्षा के लिए किस राज्य ने विधेयक पारित किया है। तो अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने वहाँ की जो हेरिटेज हैं और जो मंदिर हैं, पुराने हेरिटेज साइट्स हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए एक नया बिल पास किया है। और इस बिल का नाम दिया गया है, नाम ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, असम हेरिटेज टेंजिबल प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2020। ओके, एक बार और देख लीजिए, असम हेरिटेज टेंजिबल प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल 2020। तो जो टेंजिबल हेरिटेज होता है, ये जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते थे, मूर्तियाँ होती थी, उसके अलावा अगर सिक्के हैं, कोई भी आर्टिफैक्ट्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो किसी पुरानी कम्युनिटी, किसी देश या ह्यूमैनिटी से बिलोंग करता है, तो इस टाइप की जो पुरानी धरोहर हैं इनको टेंजिबल हेरिटेज माना जाता है। और कुछ टेंजिबल हेरिटेज पहले ही कवर की जा चुकी हैं असम एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड एक्ट 1959 के अंडर में, और कुछ टेंजिबल हेरिटेज इस एक्ट में नहीं आती हैं, तो उन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए नया बिल पास किया गया है जो टेंजिबल हेरिटेज बिल है 2020 का। और इस बिल के तहत जो भी पुराने स्कल्पचर्स हैं, कॉइन्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट हैं यानी लिपियाँ, उसके अलावा जो भी पुराने कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं, तो उसके संरक्षण में और उनकी सुरक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए म्यूज़ियम में या किसी संरक्षित जगह में उन्हें सुरक्षित रखा जाना है। तो असम की बात करें, जहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और कैपिटल है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू US एनुअल डिफेंस रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड। अमेरिकी वार्षिक रक्षा रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। तभी हाल ही में US एनुअल डिफेंस रिपोर्ट जारी हुई और इस रिपोर्ट के अनुसार
जो चाइना है, चाइना के पास अभी फ़िलहाल में दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। तो अभी प्रेजेंट में बात करी जाए तो चाइना के पास लगभग 350 शिप्स और सबमरीन्स हैं। और वहीं बात करें जो दूसरे नंबर पे है यूएस नेवी, तो यूएस नेवी के पास अभी लगभग 293 शिप हैं। तो जो चाइना है वो हर साल लगभग 174.4 बिलियन यूएस डॉलर का बजट एलोकेट करता है अपने डिफेंस के लिए। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत सालाना लगभग 61.7 बिलियन यूएस डॉलर का बजट जो है वो एलोकेट करता है। इसके अलावा चाइना का एम है 2049 तक सबसे बड़ी मिलिट्री बनाने का, जो कि यूनाइटेड स्टेट से भी कहीं ज़्यादा होगी। और आने वाले डिकेड में यानी 10 सालों में जो चाइना का न्यूक्लियर वॉरहेड है यानी न्यूक्लियर वेपन्स है, उनको भी चाइना डबल कर लेगा। तो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग के, करेंसी है रेनमिनबी, और जो करेंसी की यूनिट है वो है युआन के। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं रेनमिनबी और युआन में, तो करेंसी का नाम है रेनमिनबी और करेंसी की यूनिट है युआन। और जो कैपिटल है चाइना की वो है बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल इंडिया विल इन्वेस्ट डैश लाख करोड़ रुपीस टू डेवलप 500 प्रोजेक्ट्स बाई 2023 टू 24। कोल इंडिया 2023-24 तक 500 परियोजनाओं को विकसित करने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो 2023-24 तक लगभग 500 प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने वाली है और उसके लिए वो इन्वेस्ट करेगी 1.22 लाख करोड़ रुपीस, यानी 1.22 लाख करोड़ रुपए। और ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब कोल से ही रिलेटेड होंगे, जैसे कोल इवैक्यूएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कोल के लिए, उसके बाद कोल के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, कोल के फील्ड में एक्सप्लोरेशन और जो भी क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज़ हैं इस फील्ड में। और ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि भारत जो है वो कोयले के फील्ड में भी आत्मनिर्भर बने। और जो भारत का टारगेट है कि भारत 2023 से 24 के बीच में लगभग 1 बिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन करे, तो उस टारगेट को अचीव करने में भी मदद मिलेगी इन प्रोजेक्ट्स के द्वारा। और प्रेजेंट में बात करी जाए तो भारत सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व वाली कंट्रीज़ की लिस्ट में चौथे नंबर पे है, यानी चौथा सबसे बड़ा देश है भारत जहाँ पे कोल रिजर्व हैं। और उसके बावजूद भी भारत ने 2019 में 235 मिलियन टन के कोयले का इंपोर्ट किया है। तो ये मूव करते हैं आज के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है आईआईटी दिल्ली स्टार्टअप चक्र इनोवेशन लॉन्च चक्र डीकोव टू डीकंटामिनेट N95 मास्क। तो जो N95 मास्क होते हैं उनको शुद्ध करने के लिए, उनको डीकंटामिनेट करने के लिए आईआईटी दिल्ली की स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने चक्र डीकोव लॉन्च किया है। नेक्स्ट है नेपाल फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर युवाराज कटिवाड़ा रिजाइंस। तो जो नेपाल के वित्त मंत्री हैं डॉक्टर युवाराजा कटिवाड़ा, उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है। नेक्स्ट है आयुष्मान खुराना बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज एलियंस लाइफ। तो बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना अभी हाल ही में बजाज एलियंस लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है मनोज सिन्हा हैज़ लॉन्च्ड स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्पैरो सिस्टम फॉर जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स। तो जो जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने अभी हाल ही में जो जम्मू और कश्मीर के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनके लिए स्पैरो नाम से एक प्रणाली शुरू की है। और स्पैरो का फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। और लास्ट है इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बैंड प्रिंटिंग ऑफ कैलेंडर्स डायरीज एंड फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड। भारतीय सरकार ने कैलेंडर डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है और ऐसा किया गया है भारत को डिजिटल मार्केट की ओर ले जाने के लिए। भारत सरकार का कहना है कि कागज़ बचाइए, जो भी कैलेंडर है, डायरी है और ग्रीटिंग्स है, इनको आप पूरी तरह से डिजिटली यूज़ कीजिए। तो अब समय आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। बेल्जियम जीपी 2020 किसने जीता है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देख लेते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो मैंने पूछा था विच स्टेट हैज़ लॉन्च द YSR संपूर्ण पोषण प्लस स्कीम। किस राज्य ने YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना शुरू की है। तभी हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया है YSR संपूर्ण पोषण प्लस स्कीम। और इस स्कीम के तहत जो प्रेग्नेंट वीमेंस है और जो चिल्ड्रंस हैं 6 साल तक के यंग चिल्ड्रंस, तो उन दोनों को कवर किया जाएगा, उनके पोषण पे ध्यान दिया जाएगा। तो जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस।
बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और सही जवाब देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।